सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम विषय की कक्षा 9 में जो विषयांक हमारा है रानी, जिसका लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो को पशु पक्षियों और प्राणियों से गहरा लगाव है। यह विषयांक जो रानी पढ़ते हैं तो उसमें रानी यानी कि कोई झांसी की रानी, कोई लक्ष्मीबाई की बात नहीं है, मगर यहाँ जो रानी है वो एक घोड़ी यानी कि महादेवी वर्मा तो जो पशु पंछी और प्राणी के प्रति गहरा लगाव था, ये उसे एक रानी नाम की घोड़ी ने रखी थी। तो ये रानी यहाँ प्राणी के रूप में जो दिया गया है, यहाँ कठिन शब्द पहले हम देखें तो बुद्धि यानी कि बादल, अनुकंपा यानी कि दया, जो रियासत राज्य, खाया यानी कि चलना, विलायत यानी कि ब्रिटेन, और जो यहाँ विस्थापित है स्थान, अस्तबल यानी कि जो घोड़ा रहता है घोड़ों का आवास, पयाल यानी कि लगाम या घोड़े की गर्दन पर जो बार रहता है वो केसवाड़ी, सटी यानी कि सोटी, बरामदा यानी कि वरंडा। तो पहले यहाँ हम कहानी जो है रानी या उसकी जो कथा वस्तु है इस प्रकार की है। जो रानी महादेवी वर्मा है वो इंदौर में रहती है, उसको प्राणियों पशु पक्षियों के प्रति गहरा लगाव है। तो उसने एक बात सोची थी कि बच्चों के लिए एक रानी नाम की घोड़ी को ले लिया जाए और बच्चों को बड़ा मजा आ जाए, इसलिए वो रानी नाम की घोड़ी उसे पालते हैं अपने घर पर। यहाँ पहले देखें तो इंदौर में महादेवी वर्मा रहती है और उसने वहाँ ऐसा सुना था कि जो लोग दंड के पात्र है उसे गद्दे पर बैठाया जाता है। तो उसके जो नौकर थे रामा, वो रामा ने भी कहा था कि उसको भी गधे पर बैठाने का दंड देकर से भारत भेजा गया था। इसलिए महादेवी वर्मा कहती है कि जो लोग दंड के पात्र है, अपराधी है, उसे गधे पर बैठाया जाता है, मगर हमारे बच्चे घोड़ी पर सवारी करेंगे, इसलिए उसने रानी नाम की घोड़ी को लिया। तो यहाँ उसके बाद तो कई घटनाएं घटती है। हम देखें तो रानी को प्राणियों के प्रति गहरा लगाव है और उसमें ये भी बात आती है कि एक दिन महादेवी वर्मा भी उसको भी घोड़ी पर सवारी करने के लिए सोचा, और एक दिन महादेवी रानी नाम की घोड़ी पर सवारी करते हैं तो जो उसके भाई है उसने उसके पैर में संटी यानी कि छड़ी मार दी और जो घोड़ी है वो एकदम तेज चाल चलने लगी। रानी ने अपने आप को बहुत संभाला, मगर आखिर में रानी घोड़ी पर से गिर जाती है और कुछ समय के लिए बिछोने पर रहना पड़ता है। फिर भी घोड़ी के प्रति उसकी आत्मीयता में कभी कमी नहीं आती। तो इस प्रकार की जो कहानी है वो हम यहाँ देखेंगे। तो रियासत यानी कि राज्य होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ी और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त तो हम अंग्रेज के बच्चे छोटे ट्रकों के सफेद गद्धों यानी कि जिसकी जाति के संबंध में रामा ने
हमारा ज्ञानवर्धन किया। और घूमते देखते थे रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिलता है। मैंने शुरुआत में भी कहा कि विलायत में क्या है कि उसे वहाँ जो दंड देना है या अपराधी लोग है उसे गधे पर बैठाया जाता है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वह यहाँ वाहन नहीं है, विलायत में गधा या वाहन के रूप में नहीं है, इसलिए उसे दंड देकर भारत में भेजा गया है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र यानी कि मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों के घोड़े पर बैठने का अधिकार तो हम भी अधिकार मिलना चाहिए। यदि बच्चों ने महादेव जी को कहा कि हमें भी घोड़ी पर सवारी करनी है, इसलिए हमारे लिए भी घोड़ी का इंतजाम किया जाए। बाबूजी ने हंसते हुए देखा कि सफेद टट्टू पर बैठोगे, मतलब सफेद टट्टू यानी कि गधे। तो बाबूजी ने ऐसा कहा कि गधे पर बैठोगे तो तुम कोई खौफ के साथ और ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। मतलब सफेद टट्टू यानी कि जो लोग गधे पर बैठते हैं उसे वो अपराधी यानी कि दंड के पात्र है, इसलिए हमें हमारे बच्चे गधे पर नहीं बैठने या गधे पर नहीं बैठने चाहिए। पता नहीं हमारे जीवन के वजह से तो रामा को बाबूजी के डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बंधा गया। ये बरामदे यानी कि बरंडा, जो बरंडा में कुछ समय के बाद बाबूजी ने यानी कि बच्चों के पिताजी है उसने एक चॉकलेटी रंग का नन्हा सा जो नन्ही सी घोड़ी थी वो बरामदे में बांधी थी। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए ही बनाया नहीं गया था, तो बाहर में टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए एक छोटा नाम का एक साइज रखा गया। मतलब साइज यानी कि नौकर, छोटा नाम का एक नौकर उसकी रखरखाव के लिए या उसकी देखभाल के लिए रखा गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि को उसकी देखरेख के लिए जो छोटा नाम का जो साइज यानी कि नौकर था वो उसको रखा गया। अब तो हम उस छोटे लोगों के बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहीं कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटते फटकारते के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। यहाँ रोजी और निक्की जो रोजी रानी की घोड़ी है उसके साथ दो बच्चे भी थे यानी कि निक्की और रोजी। तो बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उसके रुष्ट और ऑपरेशन की घूमते रहे, परंतु अंत में हमारे मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। रानी का नाम जो था वो ताजरानी रखा गया था, ताजरानी के नाम से पुकारते थे। ताजमहल का चित्र हमने देखा था तो रामा का कल्लू की माँ को सभी कहानियों से रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदैव हो गए। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वह वहीं से कहानी को रानी की तरफ निकल गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी उत्साह और सारा रोष कोरोना से
फिसल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। मतलब ऐसा कहे कि वो रानी नाम की, जो ताजरानी नाम की घोड़ी वो लाई गई बच्चों को सवारी करने के लिए। और यहाँ जो एक छोटा नाम का आदमी यानी कि नौकर था, उसको उसकी रखरखाव देखभाल के लिए रखा गया। और वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी कि जैसी है हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। जो यहाँ महादेवी वर्मा है, वो जो घोड़ी रानी नाम की घोड़ी है, उसके सौंदर्य की बात करते हैं तो उसका चॉकलेटी रंग था, देखते ही हमारी नजर न जाने फिसल जाती है, ऐसा उसका रंग था। छोटे छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, अयाल यानी कि जो लगाम यानी कि केस वाली गदर के बाल होते हैं, वो उसे अयाल कहते हैं। तो अयाल माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी यदि उसकी आंखें थी। लाल नथुने जी ने फूल फुलाकर चारों ओर की गंध लेती रहती है। उजले उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चलाते पर भी क्षत नहीं होता। मतलब यहाँ जो रानी थी वो उसका वर्णन या उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। उसके गुलाबी होठ और लाल जीभ और मुंह जो लोहा चमाते रहने पर भी क्षत नहीं होता। और लंबा मुंह जो लोहे के चूने चबाने पर भी क्षत उसमें कुछ नहीं होता। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक थी। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के काम में मोरछल यानी कि मोरछल के समान उड़ती गिरती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं होती, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है कि जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। मतलब यहाँ जो रानी की सुंदरता थी, वो महादेवी जी वर्मा ने रानी की सुंदरता का वर्णन किया है। हम बार बार सुनते तो वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। जो रोजी और निकी थी वो छोटी थी, तो अगर रानी जो थी ताजरानी वो एकदम छोटी होती तो बच्चे सोचते थे कि हम भी उसके साथ और अपने कमरे में भी रख लेते। रानी को कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कालन नियम बना। मतलब यहाँ महादेवी जी वर्मा ऐसा कहते हैं कि जो ताजरानी आई तो छोटे बच्चे उस पर सवारी करने में मशगूल हो गए और एकदम प्रसन्न हो गए। मतलब बच्चे ऐसा सोचते थे कि उसे कमरे में रख लिया जाए, मगर रानी अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था क्योंकि वो बड़ी थी, इसलिए बच्चे उसे अपने कमरे में रख नहीं सकते। नेक्स्ट हम जो रानी यानी कि ताजरानी की चर्चा करेंगे। तो यहाँ मुहावरे जो है, जो आंखों में बसना यानी कि हृदय में बसाना, जवाब दे देना यानी कि अंत हो जाना। या आपको कह दें कि जो उसमें महादेवी वर्मा ने इस पाठ में रानी का जो वर्णन किया है, रानी के साथ उससे रानी के साथ कई घटना घटती है, फिर भी उसके प्रति अपने हृदय में वो एकदम आत्मीयता प्रकट होती है रानी के साथ। तो हम
नेक्स्ट में इस जो हमारा विषय है रानी महादेव जी वर्मा का, तो उसकी चर्चा करेंगे